हेलो स्टूडेंट, विद्या मंदिर फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पदार्थ के बारे में कुछ देखे थे, रसायन शास्त्र का कुछ बेसिक्स देखे थे। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने पहले क्लास को मिस कर दिया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। क्लियर है? आज हम लोग उससे आगे बढ़ करके पदार्थों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेंगे। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया, दो तरीके से। एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये भौतिक वर्गीकरण क्या है और रासायनिक वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो चीज़ पिछले क्लास में मैंने कहा था कि रसायन शास्त्र एक तरह से समझो उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको अध्ययन करना होता है जिसको आप फिजिकल फॉर्म में नहीं देखते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों का भी आपको अध्ययन करना होता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे आपके सामने मैंने चीनी का और नमक का, दोनों का काफ़ी छोटा, मतलब एक पार्टिकल कहो उसका, एक पार्टिकल, एक टुकड़ा जिसको बोलते हैं, एक टुकड़ा मैंने आपके सामने में चीनी का भी रख दिया और एक टुकड़ा नमक का भी रख दिया। तो आप उसको देख करके क्या ये बता सकते हो कि इसमें से कौन सा चीनी है और कौन सा नमक है? स्वाभाविक है, आपके लिए यह कहना काफ़ी मुश्किल होगा। कैसे? क्योंकि दोनों फिजिकली फॉर्म में एक जैसे, लगभग समान रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उसमें होता क्या है कि आप देख करके यह तो कह सकते हो कि हाँ, इस दोनों का कलर वाइट है, इसमें ये दोनों के दोनों ठोस हैं। अब पता नहीं कौन नमक है कौन चीनी है, आप श्योर होकर के नहीं कह पाओगे। कारण क्या है कि आप उसको फिजिकल फॉर्म में देख रहे हो। ठीक है, तो जो आप उसको देख रहे हो फिजिकल फॉर्म में, वही आपका हो गया भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत। जो आपका ठोस आएगा, द्रव आएगा, गैस आएगा, तो उसमें आप इसको कह सकते हो कि ये ठोस है। ठीक है, अब ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान करके चलता हूं कि आपको इसकी जानकारी है। ठीक है, तो आप ये कह दोगे कि सर ये ठोस है, लेकिन आपके लिए ये कहना मुश्किल होगा कि इसमें से ये ठोस तो है, लेकिन है क्या चीज़, नमक है या चीनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसका आपको टेस्ट करना होगा। यदि उसका टेस्ट आपको मीठा लगता है जिसका, तो आप कहोगे कि ये चीनी है, और जिसका टेस्ट नमकीन लगता है तो आप उसको देख करके कहोगे कि ये क्या है, नमकीन वाले का नमक है। क्लियर है? तो देखिए, तो वो क्या था, उसका टेस्ट हमने जो किया तो वो उसके अंदर में गुण मौजूद था, जिसको हम टेस्ट करके पता किए कि इसका वास्तविक गुण क्या है। ठीक है, जिसको हम आंतरिक गुण बोलते हैं, और उसी आंतरिक गुण को हम लोग रसायन शास्त्र में उसको क्या बोलते हैं, उसको रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत दिखाते हैं। अब जैसे देखो कि मुझे देख करके तो आप कह दोगे कि हाँ, मैं एक लड़का हूँ, आदमी हूँ, या किसी को देख करके कहोगे कि ये लड़की है, लेकिन उसके अंदर क्या गुण है आप देख करके नहीं बता सकते। जो आप देख करके कह रहे हो तो समझो कि वो आपने क्या किया, उसको भौतिक रूप में आपने देखा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या गुण है उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके साथ कुछ टाइम व्यतीत करना होगा, तब उसका आप नेचर जान पाओगे। तो उसके अंदर का जो नेचर आपको पता चलता है, तो वही आपका हो गया रासायनिक गुण। क्लियर है? चलिए, तो भौतिक वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन। अब भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तीन तरीके से बांटा गया। आगे हम लोग ऐसे इसमें आपका 5 तरह का दिखाया गया है, एक चौथा प्लाज्मा भी है और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो इसका मूल क्या कहते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका है ठोस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। दूसरा आपका है द्रव, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड। और थर्ड है आपका गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं, ये इसका इंग्लिश नेम ही है। अब देखिए कैसे हम समझेंगे कि कोई पदार्थ ठोस है, कोई पदार्थ द्रव है, या कोई पदार्थ गैस है। तो इसके बारे में हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि ठोस कहते किसको हैं, द्रव कहते किसको हैं, और गैस कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ठोस के बारे में दिखाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे अत्यंत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अब देखो, जैसे ये आपका कोई पदार्थ है,
स्वाभाविक है कि इसमें भी ढेर सारे कण होंगे, ये भी छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो कणों की व्यवस्था है, हम आपको इसका पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखाएंगे ताकि आपको दिखाई भी दे और समय भी कम लगे। देखिए, यह जो पार्टिकल है ये आपस में काफी सटा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें आप देखो कि जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से काफी कम दूरी पर हैं, यानी काफी सटे हुए हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था आपको देखने को मिलती है जिस पदार्थ में, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। इसमें आप देखो, इसको जरा हम अलग से यहां दिखा दे रहे हैं। इसमें कण जो है वह कुछ यूं है, काफी कम गैप आपको नजर आ रहा है। तो यह व्यवस्था क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। दूसरा है आपका द्रव। द्रव में कणों की व्यवस्था किस तरह से होती है? द्रव में कणों की व्यवस्था आपको ठोस से थोड़ा सा डिफर होता है। देखो, आप दोनों में अंतर कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, ये मैंने द्रव की अवस्था को दिखाया है कि द्रव में कण किस तरह से रहते हैं। तो आप देखो, इन दो कणों के बीच में हम देखें तो थोड़ा सा प्रत्येक कणों के बीच में आपको कहीं ना कहीं गैप ज्यादा दिख रहा है। ये गैप ज्यादा है। इधर से भी आप देखो, इधर से भी देखो, सारे जगहों से आपको क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा है। ठीक है, तो यह गैप क्या है? ठोस में आपको बहुत ही कम, ऐसा नहीं है कि ठोस में गैप नहीं होता। आप देखो तो यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रहा है, यहाँ भी खाली जगह दिख रहा है, यहाँ भी खाली जगह दिख रहा है, यहाँ भी खाली जगह दिख रहा है। लेकिन इसका व्यवस्था दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसकी तुलना में इसमें स्पेस ज्यादा होता है। इस स्पेस को, जो ये खाली स्थान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। इसको क्या बोला जाता है? अंतराण्विक स्थान। तो ठोस में अंतराण्विक स्थान काफी कम होता है और द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। इसी तरह से हम गैस की व्यवस्था को भी देख सकते हैं। गैस में भी देखिए, इसमें जो कण होते हैं वो और भी ज्यादा दूरी पर होते हैं। देखिए कितना ज्यादा दूरी पर है ये एक दूसरे से। तो ये व्यवस्था क्या कहलाता है? ये व्यवस्था आपका गैस का हो गया। इसमें अंतराण्विक स्थान द्रव से भी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो देखिए, ठोस के बारे में अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके डेफिनेशन को जो मैं ये बोल रहा हूं, ये आपको नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ठोस के बारे में क्या कह सकते हैं कि ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव के बारे में क्या कह सकते हैं कि जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। गैस के बारे में क्या कह सकते हैं कि गैस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब इस डेफिनेशन को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान दें, मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूं। देखिए, मैंने कहा इसमें देखिए 2 पॉइंट आपको लेकर के चलना है याद करने के लिए, एक आकार और दूसरा आयतन। ठोस के बारे में मैंने क्या कहा कि इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब ये कैसे निश्चित होता है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं। इस वजह से क्या होता है कि यदि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर के जाते भी हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। आप एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, क्या लूं, चलिए जैसे ये मार्कर को लीजिए, मेरे पास सस्ता सुविस्ता यही है। देखिए, जैसे ये मार्कर ये सॉलिड फॉर्म में आपको दिख रहा है। अभी इसका जो आकार है, जैसा आप देख रहे हैं, यह जो बेलनाकार आकृति का है, सिलेंड्रिकल शेप में है, इसको यदि मैं दूसरे जगह पे भी रख दूं, इसको यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं
कहीं पे भी रखूं, इसके आकार में कोई परिवर्तन आपको दिखाई देगा? कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। आकार में परिवर्तन कब होता है? जब इसके कण आपस में थोड़ा सा क्या हो जाए, तितर बितर हो जाए, तभी जाकर के उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। आकार इसका निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। इसको जहां कहीं भी हम उठा करके ले जाएंगे तो इसके आयतन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। जितना स्थान ये हमारे हाथों पर छेक रहा है, जितना ले रहा है, उतना हम कहीं पर भी रखेंगे तो वो उतना ही स्थान लेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की बात करते हैं तो द्रव क्या है? तो द्रव वह पदार्थ है जिसका, आप बताओ, क्या इसके कण जो हैं वो क्या क्या है, थोड़े से दूरी पर हैं। ये प्रत्येक कण एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इसका आकार चेंज हो जाता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। अब इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे देखिए, इसमें पानी है, ये अभी पानी को आप देखो तो यह बोतल में रखा हुआ और इसने बोतल का शेप ले लिया। अब यदि इसको मैं किसी ग्लास में रख दूं तो वो क्या होगा? ग्लास का शेप ले लेगा। फिर उसको यदि मैं किसी जग में रख दूं तो वह जग का शेप लेना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसके पानी को, मतलब जैसे यदि मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूं तो उसी 1 लीटर पानी को मैं जिस जिस बर्तन में रखूंगा वह उस बर्तन का शेप ले लेगा। अभी जैसे 1 लीटर पानी लिया और बोतल में रखा, ठीक है, तो वह अभी 1 लीटर पानी ही है, लेकिन उसका शेप क्या हो गया? बोतल के जैसा बन गया। अब वही 1 लीटर जो बोतल में रखा हुआ है उसको मैं यदि किसी जग में रख दूं तो क्या वह 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा या 1.5 लीटर हो जाएगा? आप कहोगे कि 1 ही लीटर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि उसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि उसका शेप चेंज हो रहा है सिर्फ। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द्रव वह है जिसका सिर्फ आकार बदलता है, उसके मात्रा पर कोई फर्क नहीं आता, उसका आयतन निश्चित ही रहता है। ठीक है। अब आइए गैस। गैस क्या होता है? गैस भी कणों से ही मिल करके बना होता है और इसका दोनों का दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार भी अनिश्चित होता है और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। कारण यह है कि इसके जो कण हैं वो इतने ज्यादा दूरी पर हैं, इतने ज्यादा दूरी पर हैं कि ये एक जगह टिक करके रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप गैस को किसी बर्तन में पकड़ के नहीं रख सकते हो। आप उसको यदि किसी बर्तन में रखोगे, जैसे मान करके चलो थोड़ी मात्रा में आपने गैस को रखा किसी बर्तन में, अब वो आप दूसरे बर्तन में रखोगे तो बहुत सारा गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि उसका आयतन भी जो है सो निश्चित नहीं है, उसके मात्रा को आप कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। और उसका आकार भी क्या है? अनिश्चित है। वह छोटे से छोटे छिद्र से भी क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। ठीक है। तो शॉर्ट में अभी हम लोगों ने ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके बारे में जान लिया। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं कि जो ठोस, द्रव और गैस के बारे में है, मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी दी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं ताकि कम से कम आपको ये पता हो कि आखिर ठोस कहते किसको हैं, द्रव कहते किसको हैं, गैस कहते किसको हैं। अब इसके अगले टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा ठोस, द्रव और गैस छोटा छोटा टॉपिक में लेकर के चलूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, तो उसके बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में भी शॉर्ट थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद फिर इसका एक स्पेशल क्लास भी आपको होगा और पूरा का पूरा केमिस्ट्री समझो यही है। आप शुरू से लेकर के अंत तक इन्हीं सारी चीजों के बारे में डीपली पढ़ते जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको हम एक क्लास में तो पूरा बता नहीं पाएंगे। इसके लिए कई साल लग जाते हैं क्योंकि ये सारा का सारा ही आपको आगे तक पढ़ना होता है, इसी में आपको विस्तृत अंदर तक जाना होता है। ठीक है। तो सिर्फ ये छोटा सा है कि आपको कम से कम इतनी जानकारियां तो होनी चाहिए। ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उसके आंतरिक गुणों को दिखाते हैं। जो चीज आपने ये देखा है वही चीज आपको ये भी है, कोई अंतर नहीं है। बस ये इसका बाहरी गुण हो गया और ये उसका पदार्थ का आंतरिक गुण हो गया। तो आंतरिक गुणों के आधार पर हम क्या कहते हैं, पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर मैटर बोलते हैं और दूसरा आपका हो गया अशुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग केमिस्ट्री में मिश्रण के नाम से जानते हैं। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। क्लियर है। अब देखिए, जो ये आपका शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ आपका दो तरह का क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर आपका
दो पार्ट में बढ़ जाता है। पहला आपका हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ जिसको कि मिश्रण के नाम से जानते हैं, ये इसका भी दो पार्ट आ गया, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर और विसमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जिक्र कर दूं। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है। हमारे जो रसायन शास्त्री हैं उनके अनुसार शुद्धता की परिभाषा अलग है, हमारे और आपके लिए शुद्धता का परिभाषा अलग है। हम और आप जिस तरह से शुद्धता की परिभाषा देते हैं, रसायन शास्त्री लोग उसको नहीं मानते हैं। आप कहोगे कि सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए आप मार्केट में देखते हैं लिखा हुआ रहता है गाय का शुद्ध देसी घी, क्या वास्तव में वो शुद्ध है? गाय का शुद्ध दूध, क्या वो वास्तव में शुद्ध है? हम लोग देखते हैं कि हाँ गाय दुहा रहा है और वहाँ तुरंत का तुरंत हम ले आए, मतलब उसमें पानी नहीं मिलाया तो वो पूरा का पूरा शुद्ध हो गया। और वही दूध से हम दही बनाते हैं या फिर और भी कोई चीज़ बनाते हैं तो कहते हैं कि यह पूरा शुद्ध है। लेकिन हमारे जो रसायन शास्त्री हैं उनके अनुसार वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। हमारे रसायन शास्त्रियों का क्या कहना है कि शुद्ध पदार्थ वैसे ही पदार्थ को कह सकते हैं कि जो एक ही तरह के कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यह एक ही तरह के कणों से मिलकर के बना हुआ है, इसके कहने का मतलब क्या है? अब जैसे देखो यदि हम सोना को लें, इसको ले रहे हैं सोना यानी कि गोल्ड, तो गोल्ड में क्या है कि गोल्ड के ढेर सारे एटम हैं, ढेर सारे परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं? सोना को बना रहे हैं। तो सोना में ढेर सारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोना का ही परमाणु होगा, इसमें कहीं से आपको लोहा का परमाणु देखने को नहीं मिलेगा। देखिए पूरा आप क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए यह सोना है, यह भी आपको सोना है, ये भी आपको सोना है, ये भी सोना है, मतलब कहीं से भी उठा दो वह क्या है? सोना का ही पार्टिकल है। यह सोना का संकेत हो गया Au, इसका लैटिन भाषा में नाम होता है और हम उसी के बेस पे इसका सिंबल आता है Au। तो इसमें जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे Au हैं, मतलब क्या कि वो सोना के ही हैं, इसमें कहीं से लोहा का कण नहीं मिला हुआ है। तो रसायन शास्त्रियों के अनुसार ये शुद्ध पदार्थ हो गया। अब उसी तरह से अगर हम लोहा के टुकड़े को लें तो उस लोहा के टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ क्या है? लोहा का ही पार्टिकल है, लोहा का ही पार्टिकल होगा। तो हमारे रसायन शास्त्रियों ने क्या कहा है कि उसको शुद्ध माना है, मतलब जिसमें किसी और पार्टिकल का मिलावट नहीं हो, तो वो क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। इसी तरह से आप तांबा का उदाहरण ले सकते हैं। तो तांबा में भी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ तांबा के ही पार्टिकल मौजूद होते हैं, उसमें कहीं से आपको कोई दूसरा कण नहीं रहता है, इसमें सिर्फ तांबा के ही पार्टिकल हैं। इसको उठाओ, ये भी तांबा का, ये भी तांबा का, ये भी तांबा का, ये भी तांबा का, कहीं से भी लो उसमें और कोई कण मिला हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? तांबा का ही कण है। लोहा वाले में जाओ तो सारा का सारा लोहा का ही पार्टिकल है, सोना में जाओ तो सारा का सारा सोना का ही पार्टिकल है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जरा इसके आगे देखते हैं। अब जैसे जल को लेते हैं, जल को लेते हैं तो जल भी क्या है? जल का एक पार्टिकल को यदि हम उठाते हैं तो वो क्या हो गया? आपका H2O हो गया। तो जल में ढेर सारे H2O के पार्टिकल हैं। पार्टिकल आपका क्या क्या हो सकता है? पार्टिकल यानी कि कण, ये आपका या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। परमाणु के बारे में आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है। अब जैसे देखो कि यह एक परमाणु है, इसके साथ जैसे यह एक हाइड्रोजन का परमाणु है और इसके साथ एक और हाइड्रोजन का परमाणु आकर के जुटा, तो इस तरह से क्या हो गया कि एक अणु का निर्माण हुआ। तो दो हाइड्रोजन के मिलने से क्या हो रहा है? ये आपका H2 हो गया, तो ये क्या आपका हो गया? अणु हो गया। तो इट मीन्स कि अणु जो होगा वह परमाणुओं से ही मिला हुआ है, परमाणुओं से ही मिल करके अणु का निर्माण होता है, अणु से मिल करके परमाणु का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सारे के सारे क्या हैं? सिर्फ H2O के ही पार्टिकल मिले हुए हैं, तो उनके अनुसार ये भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध पदार्थ हो गया। तो शुद्ध पदार्थ आपका दो तरह का हो सकता है, एक तत्व हो सकता है। तत्व क्या है अभी बता रहे हैं, यौगिक क्या है। देखिए तत्व, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ के ही कैटेगरी में रखा गया है। और इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से कहेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है,
यानी कि उसको हम और भी कई रूपों में, अलग अलग रूपों में हम नहीं बांट सकते हैं। अब जैसे कि मेरी इच्छा है कि हम यह जो लोहा है इसको कोई तिक्रम लगा करके हम क्या करते हैं, सोना बना देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। सोना को हम लोहा को हम सोना में तब्दील नहीं कर सकते हैं, या फिर चांदी को सोना में नहीं बदल सकते हैं। मतलब एक तत्व को दूसरे तत्व में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यही एक तरह से समझो सिंपली क्या है, तत्व का डेफिनेशन है। यौगिक के बारे में क्या कह सकते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। अब ये निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, इसको किस तरह से हम शो करेंगे। देखिए, आपने सुना कि जल जो है वह एक यौगिक है। तो जल में क्या होता है, जल का फॉर्मूला है आपका H2O। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला देंगे तो जल बन जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आप जितना मन उतना आप हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए, तो उस तरीके से आपका कभी वाटर बनने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है कि मात्रा दोनों का आपको निश्चित रखना पड़ेगा। जो प्रयोग के आधार पर देखा गया है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 भाग को यदि ऑक्सीजन के 1 भाग के साथ मिलाया जाता है, तब जाकर के आपको जल का 2 अणु मिलता है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम 2:1 के रूप में मिलाते हैं, तब जाकर के आपको जल मिलता है। तो वही कह रहा है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को, यहां देखिए हाइड्रोजन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है, तो इसके मतलब क्या कहते हैं, 2 मिलाइए या 2 से ज्यादा भी मिलाइए, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, देखिए मात्रा निश्चित रखा गया है, 2:1 के रेशियो में मिला रहे हैं। तो क्या बोले कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। और यौगिक जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसका जो गुण होगा इसके अपने अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। अब ये कहने का क्या मतलब है, देखिए जो ये आपका जल है, जल का जो गुण है वह क्या होगा, जल बना तो हाइड्रोजन से ही है और ऑक्सीजन से ही है, तो इन दोनों का जो गुण होगा और इसका जो गुण होगा, इन सारे का गुण क्या होगा, अलग होगा। जल का क्या गुण है, हाइड्रोजन का क्या गुण है और ऑक्सीजन का क्या गुण है, इसको जरा एक लाइन में समझिए। हाइड्रोजन का गुण होता है कि यह अत्यंत ज्वलनशील है, काफी तेजी से जलता है। और ऑक्सीजन का क्या गुण है कि यह किसी भी पदार्थ को जलाने में मदद करता है, हेल्प करता है, यानी कि बगैर ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जल सकता। ये आपको दहन का पोषक है। और इन्हीं दोनों से मिल करके, दोनों है आग लगाने ये वाला, दोनों के मिलने से क्या बना है, जल बंधा, जो कि इसका नेचर है कि आग को बुझा देता है। देखिए दोनों है आग लगाने वाला, ये है आपको आग को बुझा देने वाला। तो इसका गुण क्या हुआ, इन दोनों के गुणों से बिल्कुल भिन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो यही यौगिक का एक खास गुण होता है कि इसके जो अवयवी तत्व हैं, इनके गुणों से इसका गुण बिल्कुल भिन्न होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है बात। देखिए अब आते हैं तत्व के प्रकार पे, और उसके बाद फिर हम चलिए फिर पहले मिश्रण को ही देख लेते हैं। तो हम लोग तत्व को देख लिए, यौगिक को देख लिए थोड़ा बहुत। अब आते हैं मिश्रण को। मिश्रण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो देखिए यौगिक में मैंने क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, जैसे मन तैसे नहीं मिला सकते हैं। यौगिक में क्या होता है, आप जैसे मन तैसे मिला दीजिए, आपका मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब इसी में जैसे कि आप मिक्सचर खाए हैं, बस वही मिक्सचर है। अब उसमें मिक्सचर में देखो तो बादाम भी रहता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत सारा दाल रहता है, और क्या क्या चीज़ मिला हुआ रहता है, पता नहीं नाम आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ रहता है। तो क्या उसका मात्रा सभी जगह जो है एक जैसा आपको देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। चावल में थोड़ा कंकर मिला दिए, हो गया चावल और कंकर का मिश्रण तैयार हो गया। तो मिश्रण में क्या होता है, मात्रा निश्चित नहीं रहता, आपको जितना मन हो उतना आप मिला दो, वो मिश्रण तैयार हो गया। 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी मिला देंगे, मिश्रण तैयार हो गया। 2 चम्मच मिला दिए तब भी मिश्रण तैयार हो गया। क्लियर है। तो मिश्रण भी 2 तरह का होता है, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। चलिए पहले हम मिश्रण को ही कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे। देखो मिश्रण 2 तरीके का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या है और विसमांगी मिश्रण क्या है, तो देखो कि समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो आपका पूरा मिक्सचर होता है उसमें जितने भी अवयव हैं वो यदि सारे जगहों पर समान रूप से फैले हुए हैं तो वह मिश्रण आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। अभी उदाहरण के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा। और
जिसमें अवयवी कण यदि एक समान रूप से पूरे मिश्रण में नहीं फैले हुए हैं तो वह आपका कहलाएगा विसमांगी मिश्रण। अब इसको एक उदाहरण के थ्रू समझिए, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को। अब देखो, जैसे कि हम चावल लेते हैं, चावल में यदि हम एक मुट्ठी कंकर मिला दिए 2 किलो चावल में, तो वह कंकर क्या पूरे चावल में समान रूप से फैला हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। कहीं हो सकता है 2 कंकर एक साथ नजर आ जाए, कहीं पर हो सकता है आपको 1 कंकर नजर नहीं आए, कहीं पर 5-5 एक साथ नजर आए, मतलब वह कंकर समान रूप से फैला हुआ नहीं है। तो इस तरह का मिश्रण आपका कहलाएगा विसमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या है और इसका क्या उदाहरण है? अब जैसे देखिए, यदि हम थोड़ा 1 गिलास पानी लें और 1 गिलास पानी में यदि हम 1 चम्मच नमक को डालें या फिर 1 चम्मच चीनी को डालें, और चीनी डालने के बाद हमारा जो शरबत तैयार होता है उसको यदि आप किसी बर्तन में रख दो जिसमें वह काफ़ी दूर तक फैला हुआ रहे, उसके किसी भी एरिया से आप उसको टेस्ट करो, आपको स्वाद में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। मतलब उसमें जो चीनी का कण है वह पूरे के पूरे पानी में क्या है, समान रूप से फैला हुआ। आप कहीं से भी उठा करके उसको टेस्ट करो तो आपको उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो यह गुण क्या हो गया? समांगी गुण हो गया। तो मतलब वह मिश्रण कैसा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा शुद्ध पदार्थ, जिसमें आपको तत्व और यौगिक के बारे में हमने थोड़ा जानकारी दे दिया है कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। अब देखिए, तत्व का फिर 2 प्रकार बढ़ जाता है। कौन कौन? धातु, जिसको मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है अधातु, जिसको नन मेटल कहते हैं। एक तीसरा भी है जिसको हम लोग आगे देख लेंगे, एक होता है आपका उपधातु यानी कि मेटलॉइड। तो देखो, प्रत्येक आदमी का अपना अपना नेचर होता है, उसी नेचर के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी है। ठीक उसी तरह तत्वों का भी अपना एक गुण होता है, उस गुण के बेस पे हम कहते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है। क्लियर है? अब वो गुण क्या है वो फिर इसमें करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ सिंपली ये समझिए कि उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए कुछ को धातु की कैटेगरी में रख दिया गया है और कुछ को अधातु की कैटेगरी में रख दिया गया। अब गुण में जैसे कि चमक के आधार पर, तन्यता के आधार पर, आघात वर्ध्यता के आधार पर, इस तरह से ये लंबा ना हो इसलिए अभी इसको हम सिंपली इतना ही बता रहे हैं कि इसके मतलब तत्व के गुणों के आधार पर उसको क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया, धातु और अधातु। उसके बाद यौगिक को 2 पार्ट में बांट दिया गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन निश्चित रूप से रहेगा, अकार्बनिक यौगिक में मतलब कार्बन नहीं रहता। ठीक है, तो ये 2 तरीके से इसमें यौगिक में बांट दिया गया। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद यदि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग एक लाइक कर दें ताकि हमारा जो ये प्रयास है हमको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही साथ यदि आपको मेरा प्रयास या मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं, तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि हमको ये पता चलेगा कि हमको और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं और ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको समझा सकूं। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को हम उतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में इससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।